तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जीवनी के ऊपर जिसे लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। जो जीवनी किसके ऊपर है? अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऊपर है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने उनके ऊपर जो जीवनी लिखी उसका नाम है निराला की साहित्य साधना। उस किताब में दोस्तों एक टॉपिक है नए संघर्ष। तो उसमें से ये जो हमारे सिलेबस में लगा है वो है नए संघर्ष, यानी सिर्फ एक पार्ट लगा है उस बुक का, नए संघर्ष, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है नए संघर्ष, तो इसके अंदर किसी संघर्ष का वर्णन आपको मिलेगा। और यहाँ पर नए लगा रखा है तो उस बुक के अंदर पहले जिस संघर्ष की बात हुई होगी उससे कुछ नया प्रकार का जो संघर्ष है उनकी जीवन में देखने को मिला है। तो अब जब हम इसे पढ़ने वाले हैं नए संघर्ष, तो इसके अंदर हम मेनली यही पढ़ेंगे कि निराला जी के जीवन में वो कौन कौन से संघर्ष आए, वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे वो संघर्ष करते हुए हमें दिखे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो नए संघर्ष क्या थे और वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे निराला जी संघर्ष कर रहे थे। तो ये सब आपको समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि आपका निबंध अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर में 8 निबंध लगे थे, सारे के सारे इस वीडियो के बाद अब यूट्यूब पर अवेलेबल है। और 6 सेमेस्टर के जो निबंध थे वो भी पूरे हो गए। तो निबंध का जो पेपर है एक तरीके से अब इसका पूरा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो आज का जो ये टॉपिक है इसके केंद्र में जो रहने वाला है मुद्दा वो है मतवाला पत्रिका। मतवाला ये एक पत्रिका है जहाँ पर निराला जी काम करते थे, और इस पत्रिका को निकालने वाले महादेव प्रसाद सेठ ये क्या है, उस पत्रिका के संपादक हैं। आज जो मैं आपसे बातें करने वाला हूँ वो सारी की सारी बातें इसी मतवाला पत्रिका के इर्द गिर्द घूमेगी। इससे पहले और मतवाला पत्रिका के जब वो काम कर रहे थे तब, और उसके बाद, इसी के इर्द गिर्द ये पूरे के पूरे जो नया संघर्ष लगा है हम इसे समझ जाएंगे बहुत ही आराम से। तो टॉपिक की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से कि निराला जी जाते हैं प्रभा के दफ्तर। प्रभा के दफ्तर में वो मिलते हैं बालकृष्ण नवीन जी से, जिनसे मिलने के बाद नवीन जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं निराला के व्यक्तित्व को देख करके। उनके बारे में नवीन जी जो पहले सोचते थे कि निराला जी ऐसे हैं या फिर उनका ऐसा व्यक्तित्व है, वो बिल्कुल ही अपोजिट निकलता है। वो निराला जी को जैसा पहले समझते थे वो निराला जी उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग निकले। उन्होंने देखा कि निराला जी तो बिल्कुल मेरी तरह ही हैं। तो नवीन जी का जैसा इंटरेस्ट था, जैसी उनकी रुचियाँ थी, वो निराला जी से काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी, जबकि उनसे मिलने से पहले उनकी जो विचारधारा थी इससे विपरीत थी। इसीलिए प्रभा ने एक बार निराला जी की कटु आलोचना भी करी थी, पर अब उन्हें अपने उस कृत्य पर थोड़ा सा पछतावा हो रहा था कि हमने निराला जी के बारे में गलत छाप दिया था। तो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए वे ड्राफ्ट तैयार करके लाते हैं और सोचते हैं कि हम निराला जी के लिए पहले गलत छापा था, अब उनकी जो छवि जो बिगड़ी है उसको एक नए लेख के माध्यम से उसको सही किया जाए। तो इन दोनों का छोटा सा जो इंटरेक्शन है वो टॉपिक जब हमारा ये नए संघर्ष शुरू होता है तो उधर ही आता है। नवीन जी से मिलने के बाद निराला जी अब उनको मना कर देते हैं कि देखिए मेरा जो मकसद था आपके पास आ करके और मैं कैसा हूँ ये आपको बस दिखाना था, बताना था कि मैं इस प्रकार का हूँ, आप जो मेरे बारे में सोचते हैं वो गलत है, पर लेकिन आपको मेरी प्रशंसा में कोई भी लेख छापने की आवश्यकता नहीं है। निराला जी उनको मना कर देते हैं नवीन जी को ऐसा कह के, और वहाँ से चले जाते। तो नवीन जी से मिलने के बाद निराला जी पहुँच जाते हैं वापसी कलकत्ता, और कलकत्ता पहुँचने के बाद वो मतवाला में दोबारा से लिखने के लिए या फिर वहाँ पर काम करने के लिए नहीं जाते हैं। उनका कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो किसी कारण वजह से वहाँ पर नहीं जाते। आपको आगे इस पर पता भी चलेगा। तो महादेव प्रसाद सेठ को जब ये बात पता लगती है कि वो कलकत्ता आ गए हैं और आने के बावजूद मतवाला में नहीं आए, कुछ भी लिख कर नहीं दे रहे हैं, तो इनको बड़ी चिंता होने लग गई। क्योंकि मतवाला का जो उस टाइम पर नाम था वो केवल निराला जी की कविताओं की वजह से था, उनकी लेखनी की वजह से था। बिना उनके मतवाला कुछ भी नहीं था। तो उनकी प्रसिद्धि का पूरा जो आधार था निराला जी थे। तो ये जब नहीं आ रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कि इनको चिंता होने लगी। तो इन्होंने क्या कहा, मतवाला में जो और लोग काम कर रहे थे, विशेष रूप से शिव पूजन सहाय जो निराला जी के अच्छे दोस्त हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निराला जी को बुलाइए, उन्हें मनाइए कि हमारे पास वापसी आ जाए। तो यहाँ पर जितने लोग काम करते थे उन्होंने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया कि निराला जी को वापसी बुलाया जाए। तो निराला जी इन लोगों के सामूहिक निवेदन को अस्वीकार नहीं कर पाए और वो वापसी आ गए मतवाला में काम करने के लिए।
परंतु इस बार जो निराला जी मतवाला में काम कर रहे थे वो पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। निराला जी का जीवन पहले से ही काफ़ी संघर्षमय था, पर इस बार वो संघर्ष जो कटुता उनके मन में थी और जो परेशानियां वो देख रहे थे, उनको अब वो इस बार अपनी कविताओं में ढाल पा रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने कठिनाइयां झेली थी, पर उन्हें कविता रूप नहीं दे रहे थे, या फिर ये कह लीजिए नहीं दे पा रहे थे। इस बार वो अपनी उन्हें भावनाओं को उन कविताओं में रच रहे थे, जो कि दिख रहा था। लोगों के लिए निराला जी की कविताएं बहुत ज़्यादा कठिन होती थी, उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो जीवन के काफ़ी ज़्यादा निकट थी और बहुत ज़्यादा विचारात्मक थी और गहन थे। उन्हें समझना इतना आसान नहीं था। तो निराला जी फिर से अब मतवाला में काम करने लग गए, तो उनकी जो आर्थिक रूप से स्थिति जो खराब थी वो पहले से अब थोड़ी सी बेहतर हो गई, क्योंकि वो यहाँ पर अब काम कर रहे थे, तो ठीक था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। परंतु जिस प्रकार की लेखनी वो इस समय अब लिख रहे थे वो पहले से चेंज थी। इस बार उनकी कविता में जीवन का विषाद और थोड़ी सी निराशापूर्ण कविता जिसे कहते हैं इस टाइप का लिख रहे थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा निराश हो गए। उनका जो जीवन का जो सत्य था, जो जिसमें दुख वो देख रहे थे, उसे वो झुठलाना नहीं चाहते थे, उसे वो एक्सेप्ट करते थे और उसको ही लिखते थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि जीवन जीने की जो उनकी इच्छा थी वो खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं था। तो वो अब किस प्रकार की कविता कर रहे थे, इसके कुछ उदाहरण आपको किताब में मिल जाएंगे, शुरुआती पन्नों में ही। आप वहाँ पर जा करके उसे पढ़ सकते हैं। आगे जब मतवाला में काम करते करते उनका कुछ समय जब व्यतीत होता है इसी प्रकार से, तो उनका जो कुछ दुख था, जो आर्थिक रूप से सबल ना होने की वजह से कुछ मानसिक उनको दुख हो रहा था, वो थोड़ा कम होता है। तो उस प्रकार की कविताओं से थोड़ा हटते हैं, जो विषादग्रस्त कविताएं लिख रहे थे दुख भरी, उससे थोड़ा सा दूर हटते हैं और अपनी जो कविता लिखने की जो शैली थी उसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, तो उस हिसाब से उनकी कविता भी चेंज हो जाती है। जिस समय की ये बात हो रही है, यानी मतवाला पर जब निराला जी जिस समय काम कर रहे हैं, उस समय अंग्रेजों का राज है। अंग्रेज अभी इस समय घबराए हुए थे, उन्हें डर था कि कहीं दोबारा कोई ऐसा बड़ा विद्रोह हमारे खिलाफ ना हो जाए, तो इसे दबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने एक योजना बनाई, क्यों ना अब इन दोनों के अंदर, जो मुस्लिम और हिंदू है, उनके अंदर और भेद बढ़ाए जाए। तो इस भेद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मुस्लिमों को चुना और उन्हें कुछ विशेष अधिकार देना और कुछ सुविधाएं देना उन्हें शुरू कर दिया। जैसे मस्जिद के बाहर कोई बाजा वाजा ना बजे, इसका उन्होंने इंतज़ाम किया, उन्हें किसी शंख वगैरह की आवाज़ सुनाई ना दे। इसी प्रकार की तरह तरह की चीज़ें उनको एक तरीके से सुविधाएं देने लगे। तो ये सब देख करके कुछ हिंदू खड़े हुए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने हिंदू लोगों को समर्थन देने के लिए इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन अपनी जो विचारधारा थी उधर लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। तो हिंदुओं के लिए मतवाला में काफ़ी कुछ छपता था, तो जिसमें विशेष रूप से हिंदुओं के लिए जो लिखते थे वो थे मुंशी नवजातिक लाल। तो ये स्पेशली रूप से हिंदुओं के लिए लिखते थे, जो कि मतवाला पत्रिका में प्रकाशित होता था। और इससे ठीक विपरीत जो मुसलमानों के लिए जो लिखता था वो था सुल्तान पत्रिका। तो ये दोनों आप इनकी जो एक तरीके से ना आपस में चल रही थी, वो इसके सपोर्ट में बोलता था, वो मुसलमान के सपोर्ट में बोलता था। इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ, दंगा जो है भड़क गया। वहाँ पर जो दंगा भड़का था वो था मछुआ बाजार के आसपास, दंगे भड़के तगड़े, और इसमें निराला जी भी उस दंगों के बीच में फंस गए थे। तो दोनों तरफ से ईंटें पत्थर चल रहे थे। निराला जी अपने आप को बहुत बचा करके वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल। दंगा भड़कने के बाद इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी होने के बाद पता लगा कि मतवाला की जो संस्था, तो मतवाला में जो लेख छप रहे थे वो महादेव प्रसाद के नाम से छपते थे। तो पुलिस वालों ने इनको उठा लिया बजाय इनके मुंशी जी के, और जो सुल्तान पत्रिका मैंने आपको बताई उनके संपादक को उठा लिया। तो दोनों को पुलिस ने उठा करके जेल में बंद कर दिया। तो दोनों अब जेल में बंद है, दोनों जेल में मिलते हैं, और मिलने के बाद तो महादेव प्रसाद सेठ जो हैं सुल्तान पत्रिका के संपादक को गालिब की शायरियाँ वगैरह उन्हें बताते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, क्योंकि उनकी जो शायरी थी उन्हें नहीं आती थी, उन्हें नहीं पता था शायरी कैसे की जाती है। तो इस प्रकार से वो दोनों आपस में मिले तो और एक अच्छे दोस्त बन गए। और जब बाहर निकले तो इनका काफ़ी ज़्यादा जो मतवाला के जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, सबने इनका काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया, और जो सुल्तान के संपादक की पत्रिका थे वो अपने रास्ते चले गए। तो ये तो एक घटना घटती है उस टाइम की, जिससे पता लगता है कि उस समय की जो परिस्थिति थी कैसी थी। इसी परिस्थितियों के बीच में ही निराला जी से भी इनके लोगों ने काफ़ी बोला कि आप भी कुछ लिखिए हिंदुओं के लिए और उन लोगों को जगाइए, हमें उनको जगाना है। तो गुरु गोविंद सिंह को लेकर के उन्होंने एक कविता लिखी, जागो फिर एक बार। तो
ये जो कविता थी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई और वो इसका उपयोग दोनों रूपों में कर सकते थे, हिंदुओं के समर्थन के लिए भी और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी इस कविता का वो उपयोग करते थे। इसके बाद उन्होंने एक वर्णिक मुक्तक छंद लिखा जो कि 5 प्रसंगों में मतवाला पत्रिका में छपा था, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। और इसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निराला जी ने लिखी थी वो थी साहित्य की समतल भूमि, जो कि किसमें छपा था? समन्वय में। ये समन्वय पत्रिका है जिसके अंदर ये वाला लेख छपा। और इस लेख की आप महत्वता इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे एक ऐसा माहौल चल रहा था जहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे, ऐसे टाइम पर जहाँ एक पक्ष हिंदुओं के लिए बोलता है और मुस्लिम पक्ष मुस्लिमों के लिए बोल रहा है, ऐसे टाइम पर निराला जी साहस करके एक ऐसी रचना रचते हैं जो कि साहित्य की समतल भूमि, यानी कि वो वहाँ पर बताते हैं कि जो इस्लाम है और हिंदू है अपने रीति रिवाजों में कितने दोनों अलग अलग हैं, उसके बावजूद साहित्य के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में दोनों के बीच कितनी ज़्यादा समानता है। तो उन दोनों के बीच में समानता क्रिएट करने की सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस टाइम पर, जो कि निराला जी ने ऐसा रिस्क लिया। निराला जी का ये सब काम बढ़िया चल रहा था मतवाला पत्रिका में, परंतु धीरे धीरे उनका जो मन था ना मतवाला पत्रिका से हट रहा था, क्योंकि जो महादेव प्रसाद जी थे उनको पैसे वगैरह जो नहीं देते थे, बजाय पैसे देने के वो उनको क्या करते थे, उनकी प्रशंसा कर देते थे और उनको ऐसी सी बातों में बहला के या फिर कुछ बोल बाल के ना, मतलब ऐसे ही पैसा नहीं देते थे। कुल मिला करके उनको ऐसे ही उनकी तारीफ करके समझते थे कि हो गया भुगतान इनकी कविता। महादेव प्रसाद जी निराला जी की तरफ से क्या है, थोड़े से अब उनका जो व्यवहार था पहले जैसा नहीं था, वो बदल रहा था, जिसका एक कारण थे उग्र जी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपको बना रखी है, जिनकी आत्मकथा मैंने आपको बताया था, अपनी खबर उनकी नाम से ये है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, तो आपको पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी के बारे में काफ़ी अच्छे से पता लग जाएगा। तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र नाम से ही हम इन्हें बोलेंगे सिर्फ। तो उनका अब उनकी एंट्री होती है मतवाला पत्रिका के अंदर। तो जैसे ही मतवाला में उग्र जी आते हैं, उनकी लेखनी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उनकी जो लेखनी थी निराला जी के मुकाबले, यानी निराला जी लिखते थे काफ़ी ध्रुव कविता होती थी, बहुत मुश्किल होती थी, समझना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा विचारात्मक थी। परंतु उग्र जी जो लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होती है आम लोगों के लिए, उनकी भाषा भी आम होती है और लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जा रही थी। तो खूब धड़ल्ले से इनकी जो रचनाएं थी बाजार में चल रही थी। इनकी एक किताब थी दिल्ली का दलाल, जो कि 1.5 महीने में 1100 प्रतियां बिकी उसकी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था उग्र जी का लेखन। महादेव प्रसाद जी जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए उग्र जी से, तो उनका ध्यान निराला जी की तरफ से बिल्कुल हट गया। तो महादेव प्रसाद जी अब उग्र जी की हर बात का ध्यान रखने लगे, वो हर तरीके से चाहते थे कि उग्र मेरे साथ ही बने रहे। तो महादेव प्रसाद जी के लिए उग्र जी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो महादेव प्रसाद जी ने इनकी वजह से बहुत छापा और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध वो बन रहे थे उग्र जी की वजह से। इन सब के बीच रह गए निराला जी। तो निराला जी अब मतवाला में तो काम अब उनका कुछ खास ध्यान रखा जा नहीं रहा था, तो इसलिए अब उन्होंने फैसला किया कि मैं कहीं और काम ढूंढूंगा। तो इसके लिए अपने मित्र जो मैंने आपको बताया था शिव पूजन सहाय को लिखते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दो, काम वगैरह ढूंढ दो। तो शिव पूजन सहाय जो यहाँ पर काम करते थे पहले, वो अब तक छोड़ के जा चुके हैं वहाँ से। उन्होंने भी मतवाला छोड़ दिया था किसी रीज़न की वजह से, तो कहीं और काम कर रहे हैं। निराला जी ने उनको पत्र लिखा है कि तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढ। तो शिव पूजन सहाय उनके लिए कोई काम ढूंढने लग जाते हैं। और यहीं पर ही निराला जी एक योजना बनाते हैं कि क्यों ना मैं अब तक जितने भी संपादकों को अपनी जो चीज़ें लिख करके दी हैं उनसे अपना फीडबैक लिया जाए। तो वो उन सभी से फीडबैक लेने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले वो फीडबैक लेते हैं लक्ष्मी नारायण गर्दे जी से, जो कि प्रशंसा करते हैं, जो कि निराला जी के बारे में लिखते हैं कि वो किस प्रकार से सामान्य लोगों से ऊपर उठे हुए हैं, उनका जो व्यवहार है वो संतों वाला है। तो कुछ इस प्रकार की जो टिप्पणी ये करते हैं। एग्जैक्ट टिप्पणी क्या है वो आप किताब में देख लेना। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी और सकल नारायण शर्मा, इन दोनों ने जो तारीफ करी कि उनकी कविताएं तो अच्छी है, साथ ही साथ उनका जो गद्य है वो भी बहुत उच्च श्रेणी का है। उन्होंने ये सब उनके बारे में फीडबैक दिया। निराला जी का उद्देश्य था इनके पास जाने का कि अगर कोई काम मेरे लायक इनके पास होगा तो इसी बहाने वो मुझे रख लेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उनमें से किसी को भी अभी ज़रूरत नहीं थी। तो निराला जी को एक तरीके से इससे निराशा ही मिली। फिर वो आगे कुछ और
ढूंढने लगते हैं कि मुझे कुछ और काम मिले। श्री पूजन सहाय जी उन्हें एक काम दिलवाते हैं छोटा सा, जिसमें उन्हें रस और अलंकार के ऊपर एक किताब लिखनी होती है, जो कि कुछ जितनी कम पन्नों में हो सके वो लिखा जाए। वो लिख करके तैयार कर देते हैं, पर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जो उनकी रस और अलंकार की जो कविता, तो उनकी जो रस और अलंकार की जो किताब थी उन्होंने तैयार करके दे दी, परंतु कभी भी वो छपी नहीं। इसी बीच निराला जी और उग्र जी के बीच में जो खटास थी बढ़ती जा रही थी। निराला जी यहाँ ये सोच रहे थे कि महादेव प्रसाद सेठ, जो कि अपने आप को साहित्य का इतना परखी समझते हैं, वो उग्र की इस चालाकी भरी रचनाओं से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। वो कैसे नहीं देख पा रहे कि समाज में वही रचनाएं अच्छी चलेगी जो विचारात्मक हो। और निराला जी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो किस प्रकार से उसको इतना महत्व दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। एक बार निराला जी क्या करते हैं, ठर्रे के अंदर थोड़ी सी विस्की मिला देते हैं, उसके अंदर ऑरेंज रंग मिला देते हैं ताकि पता ना लगे, और वो उग्र जी को दे देते हैं पीने के लिए। इसके बाद निराला जी अपने एक दोस्त से कहते हैं, देखो उग्र कितना स्मार्ट बनता है, पर लेकिन वो इतना सा पता नहीं कर पाया कि ठर्रे और विस्की में अंतर क्या है। इस पर उग्र जी सुन लेते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो वही बात हुई कि किसी को जहर पिला दो और कहो कि देखो कितना मूर्ख है, इसे जहर की भी परख नहीं है। तो इस प्रकार के कन्वर्सेशन से इन दोनों के बीच में जो खटास थी बढ़ती जाती है। जहाँ पर निराला जी पहले रहते थे वहाँ पर उन्हें कोई किराया वगैरह नहीं देना पड़ता था मतवाले में काम करने की वजह से, परंतु अब मतवाला में वो काम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनसे किराया मांगा जाता है। किराया वो देने से इनकार कर देते हैं, तो उन्हें नोटिस वगैरह मिलता है, तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है, तो वो कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो सुमित्रानंद पंत हैं, उनका एक रचना छपती है जिसे कहते हैं पल्लव। पल्लव नाम की उनकी रचना छपती है, जो कि लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। तो निराला जी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे पंत जी, तो निराला जी को बड़ा दुख होता है कि उन्होंने एक भी प्रति मेरे पास नहीं भेजी। तो पंत जी निराला जी को लिखते भी हैं कि अब आप पहले जैसे पत्र मेरे को नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते पत्र, आपकी तबीयत तो ठीक है। इस प्रकार पंत जी निराला जी को पत्र लिखते हैं और उनसे पूछते हैं और आग्रह करते हैं कि आप मेरे को दोबारा से वो पत्र वगैरह लिखा कीजिए मेरी कविताओं के ऊपर, और बताइए कीजिए कि वो कैसी है क्या नहीं है। पर निराला जी कोई रिप्लाई नहीं देते। वो दोबारा लिखते हैं उनको पत्र, और निराला जी फिर कहते हैं कि मैं आपको पत्र लिखता हूँ, तो वो कहीं दबा देते हैं आप, यानी उनका कोई रिप्लाई आता नहीं है। तो जब पंत जी को उनका ये जवाब मिला तो वो कहते हैं कि नहीं, आपका जो अंतिम पत्र आया था वो मेरे बड़े भाई के ड्रॉर में दब गया था, इसकी वजह से मैं आपको उसका जवाब नहीं दे पाया था। पंत जी कहते हैं कि मेरी जो तबीयत थी वो भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं आपने उसके अंदर मेरी आलोचना करी थी जिसे मैंने सुधार लिया था। और जब ये बात निराला जी को पता लगती है तो निराला जी भी सोचते हैं कि उन्हें इतना समय मिल गया, मैंने उसमें जो आलोचना लिखी थी उसको सुधारने का उन्हें समय मिल गया, सुधार लिया, पर मेरे को पत्र वापसी उन्हें भेजने का समय नहीं मिला। और ठीक इसी प्रकार से दूसरी बात ये सोचते हैं कि उन्होंने जो पल्लव जो रचना निकाली उसकी एक भी प्रति मुझे नहीं भेजी, और वो पत्र जो था वो वही पत्र था जिसमें मैंने इनकी आलोचना करी थी। तो निराला जी को यही सब बात खटकती है, पर वो दोबारा फिर उनको पत्र नहीं लिखते। इसके बाद निराला जी के कुछ दोस्त थे जो जिन्हें लगता था कि निराला जी की भी कुछ रचनाओं का एक समग्र पुस्तक के रूप में निकलनी चाहिए, उन्होंने जितनी भी रचनाएं करी है उसको सबको एकत्रित करके उनकी भी एक पुस्तक निकालनी चाहिए निराला जी की, जैसे पल्लव निकला। तो सबसे पहले थे शांति प्रिय द्विवेदी, जो कि उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी रचनाएं मुझे दीजिए, हम छापेंगे। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी बहुत कोशिश करते हैं कि उनसे उनकी रचनाएं मिल जाए, कि कुछ रचनाएं जो मतवाला में उन्होंने करी थी वहाँ से मिल जाए, कुछ वो अपनी दे दे, परंतु निराला जी कहें इनको कुछ खास जवाब नहीं देते। तो बाद में ये भी कहते हैं कि आप 30 रचनाएं जो है मतवाला से परमिशन ले लीजिए, हम उनमें से कोई चुन लेते हैं 30, और बाकी 60 अपनी आप कोई नई रचनाएं दे दीजिए, इन सबको मिला करके हम एक पुस्तक आपकी निकाल देंगे। ऐसा प्रस्ताव शांति प्रिय द्विवेदी जी रखते हैं, पर निराला जी कोई रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं देते। इसी बीच राम नरेश त्रिपाठी जी भी कोशिश करते हैं, जो कि कविता कौमुदी नाम की जो पत्रिका है उसके अंदर निराला जी की जीवनी प्लस उनकी जो रचनाएं हैं वो छापना चाहते थे। तो कौमुदी जो है काफ़ी फेमस पत्रिका थी उस टाइम पर, इसमें किसी लेखक की रचना छपना यानी कि साहित्य जगत में उसका प्रवेश हो जाना, इस प्रकार की बात थी। परंतु निराला जी के लिए ये कुछ खास नहीं थी। निराला जी पहले से ही प्रसिद्ध थे, और अगर उनकी कविताएं इसमें छपती तो उससे जो प्रसिद्धि मिलती वो कौमुदी पत्रिका को ही मिलती, ना कि निराला जी को। और जो भी पैसा उनकी रचना से मिलता वो निराला जी को नहीं मिलता, राम नरेश त्रिपाठी जी को ही मिलता। और उनकी जीवनी कभी आज तक छपी भी नहीं थी। ये लोग उनसे जीवनी भी मांग रहे थे उनकी कि अपना जीवन परिचय हमें दे दीजिए, वो भी छाप देंगे। तो निराला जी को लगा ये सब बड़ा ही
पेचीदा काम है, कौन करेगा ये सब। तो इनसे भी वो टालते हैं कि रहने दो, मैं नहीं करवाना मुझे ये सब। पर राम नरेश त्रिपाठी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ते, वो काफ़ी उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो अंत में निराला जी इनको अपनी कुछ कविताएं जो है दे देते हैं। अब इस टाइम पर परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि निराला जी के लिए कुछ ऐसा काम करना बहुत ज़रूरी था जिससे उनको कुछ पैसा आ सके उनके पास। तो आपको पता है मतवाला से वो निकल चुके हैं, उनके पास अब काम कुछ है नहीं, तो पैसे की उनके पास बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। छोटे मोटे काम तो करते ही रहते थे, परंतु उन्हें कुछ चाहिए था जिससे कि उनके पास पैसा काफ़ी आ सके। तो मुंशी, तो क्या कहते हैं, ये मुंशी नवजादिक लाल जो थे, उन्होंने निहाल चंद नाम के एक प्रकाशक से उनकी भेंट करवाई और उन्होंने उन्हें एक काम दिया कि आप एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखे रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, जो कि उस टाइम पर अवेलेबल ऐसी कोई भी जो रचना थी अवेलेबल नहीं थी। तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी चलेगी, तो निराला जी को ये काम मिलता है और निराला जी इसे ले लेते हैं और पूरे मन से करने की सोचते हैं। और निराला जी ये बात भी रखते हैं कि पुस्तक छपने के बाद और बिकने के बाद जो पैसा आएगा मुझे वो सब नहीं चाहिए, आप एक काम करिए, मुझे पैसों की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे पर पेज पर पैसे दीजिए, मैं आपको इतने पेज अगर लिख के दूंगा, आप बदले में मुझे इतने पैसे देंगे। 54 पेज की जो लिखाई है वो तय हुई। निराला जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और जगह जगह पर पुस्तकें उनके बारे में पढ़ी और उन्हें संकलित कर करके उन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। तो निराला जी आज से पहले उन्होंने कभी इतना ज़्यादा मतलब दूसरी पुस्तकों से देख करके जो पुस्तकें नहीं छापी थी, नहीं लिखी थी इस तरीके से, तो उनके लिए भी थोड़ा कठिन था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। तो जैसे जैसे ये पूरी रचना उन्होंने कंप्लीट करी, रचना कंप्लीट होने के साथ साथ उनको जो पैसे मिले थे वो भी पूरी तरीके से क्या है, ख़त्म हो चुके। तो जो उनकी स्थिति थी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया। ऐसे में उग्र जी आते हैं और उन्हें एक छलावा देते हैं कि मैं आपका हाँ सहयोग करूंगा, आपकी मैं मदद करता हूँ। तो उन्हें लेकर के जाते हैं, सोनागाछी लेकर चले जाते हैं, जो कि बेकार जगह होती है। तो वहाँ पहुँचने के बाद निराला जी को पता लगता है कि हाँ उग्र जी तो बदला ले रहे थे उस बात का जो मैंने उनके साथ किया था विस्की में। इसके बाद निराला जी बीमार पड़ जाते हैं और उनको एक ऐसी बीमारी होती है जो कि संपन्न लोगों के बीच में अगर उस बीमारी का जिक्र किया जाए तो अपने नाक मुंह बनाने लगते हैं। और कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि उनको वो बीमारी सुन करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मिलाकर के वो एक गंभीर बीमारी है। तो निराला जी को ये गंभीर सी बीमारी हो जाती है। उनकी इस बीमारी का काफ़ी ज़्यादा मजाक उग्र जी उड़ाने लगते हैं और ये जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा फैलने लगती है आसपास। तो निराला जी के लिए अब कलकत्ता में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो यहाँ से काशी की ओर बढ़ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए वो काशी चले जाते हैं और काशी जाते हैं किसके पास, अपने मित्र श्री पूजन सहाय के पास। तो इस बात का पता जब विनोद शंकर व्यास जी को लगता है तो वो निराला जी को लेकर के प्रसाद जी के पास चले जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के पास। तो निराला जी प्रसाद जी के पास जाते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है उससे मिलकर। प्रसाद जी जो है निराला जी से 10 साल बड़े हैं और जो विनोद व्यास थे वो निराला जी से 5 साल छोटे हैं। तो इस प्रकार से उनके बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा सम्मान है। जब जयशंकर प्रसाद जी को ये बात पता लगती है कि निराला जी बीमार है तो वो उन्हें डांटते हैं कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ऐसी स्थिति में आपको आराम करना चाहिए था। तो यही सब बातें उनके बीच में चलती रहती है। इसी बीच विनोद शंकर व्यास इस बात को भाप लेते हैं कि अगर प्रसाद जी के पास निराला जी रुकेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उनकी इस बीमार स्थिति में देख करके प्रसाद जी जो दुखी होंगे। तो विनोद शंकर व्यास सोचते हैं क्यों ना मैं निराला जी को अपने पास अपने साथ लेके चला जाऊँ। तो ये निराला जी को अपने घर पर ले करके चले जाते हैं। तो निराला जी वहीं पर ही कुछ परहेज करते हैं, खिचड़ी वगैरह खा करके इनके साथ रहने लगते हैं। वहीं पर ही निराला जी के और भी दोस्त आते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। तो निराला जी का वहाँ पर अच्छा खासा अब सब चल रहा होता है, उनका ध्यान रखा जा रहा होता है। एक बार विनोद शंकर व्यास बाहर किसी काम से चले जाते हैं तो निराला जी क्या करते हैं, उनकी एक शराब की जो बोतल थी जो आधे से ज़्यादा थी वो पी जाते हैं। विनोद शंकर व्यास आकर के जब ये देखते हैं कि उनकी आंखें लाल है तो उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया है। तो बताते हैं कि मैंने आपकी जो शराब की बोतल थी वो पी ली। तो इनको बड़ा गुस्सा आता है कि आप बिल्कुल परहेज नहीं करते, आप बीमार हैं, इसके बावजूद आप ये सब पी रहे हैं, अगर यही सब आप करते रहे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। निराला जी कहते हैं अगर अब कुछ होना है तो हो जाने दो, कोई परवाह नहीं, मैं देख लूँगा। तो निराला जी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये देख करके कि उनके जो मित्र हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो वो चुपचाप उनका घर छोड़ के निकल जाते हैं, वापसी चले जाते हैं वहाँ से। तो जब इनके मित्र को पता लगता है कि निराला जी चले गए तो उन्हें भी थोड़ा सा शौक होता है कि इनकी इतनी बीमारी में वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो उन्हें पत्र वगैरह भी लिखते हैं और थोड़ा गुस्सा भी व्यक्त करते हैं कि आप बिना बताए चले गए। उनके मित्र कहते हैं कि निराला जी हम आप के लिए कुछ दवाइयाँ का इंतज़ाम कर रहे थे जिससे आप 2 दिन में ठीक हो जाते। तो
वो कहते हैं कि आपको रुकना चाहिए था, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, मैं बताना चाहिए था। काफ़ी वो लोग उनसे नाराज़ होते हैं। निराला जी उनसे बाद में लिख के कहते हैं कि आप लोगों की वजह से ही मैं अब तक जीवित हूँ, आप लोगों का ही सहारा है। तो निराला जी अकेले ही अपने उस संघर्ष में रहते हैं ना। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपने जान लिया नए संघर्ष, जिसमें आपने देखा कि आर्थिक परेशानी थी, उनके साहित्य की जो समझ एक संपादक में होनी चाहिए, जो उनकी जो लेखनी को थे वो समझ नहीं पा रहे थे। इसी वजह से उग्र को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला और निराला जी की कविताओं को द्रोह कह करके नकार दिया गया। और जब आप इसे अपनी ओर से पढ़ेंगे तो आपको विनोद शंकर व्यास के बारे में और बातें बताई जाएंगी, और जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके बारे में आपको और बातें उसके अंदर पता लगेगी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। तो जो मेन बातें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको सारा बता दिया। और बाकी जब आप इसे एक बार खुद पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से जो इमेज है आपकी क्लियर हो जाएगी। आप बहुत ही अच्छे से इसका जो प्रश्न जो भी इससे बनेंगे, आप बहुत आराम से उसके उत्तर दे पाएंगे। अब आपका जो निबंध का पेपर था उसका सिलेबस पूरा हो चुका है। अब मैं हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास जो आपके में लगा पड़ा है उसके ऊपर वीडियोस आएंगी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उन वीडियोस के लिए वेट करना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो जाइए और जा करके प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर काफ़ी सारे निबंधों के ऊपर वीडियोस पहले से ही बना चुका हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।